तड़के सवेरे सवेरे हरि किशन मंडी से ट्रक में ताजी सब्जी भरकर ले आते हैं। मनोरमा जी, ओ मनोरमा जी, अरे ओ भगवान, अरे ओ सब्जी वाली, कहाँ हो? फटाफट से बाहर आओ। हाँ जी, आ गई। इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे हो? अरे जल्दी से बोरी में सब्जियां निकाल कर हवा लगा दो। तो आज बड़ी बड़ी तंगड़ी करनी है, कहीं ताजी ताजी सब्जी गल न जाए। गर्मी के चलते मंडी में बड़ी महंगी सब्जी हो गई है। मनोरमा सब्जियों की छटाई करने लगती है, तभी उसकी नजर मिर्ची की पन्नी में जाती है। हे राम जी, कितनी सारी मिर्च सड़ गई है, मैं अकेले कितनी सब्जी छाटूंगी। गोपी बेटी, जरा मिर्ची की थैली खोलकर हवा लगा दे और सड़ी गली मिर्च हटा दे। मिर्ची छाटने के नाम से ही गोपी के पसीने छूट जाते हैं। माँ, आपको तो पता है मिर्ची से मेरा 36 का आंकड़ा है, ऊपर से ये मिर्ची कितनी मोटी तीखी है, हाथ जलन करने लगेगा। हे भगवान, कैसी छुई मुई लड़की को पैदा कर दिया है मैंने। मिर्ची साफ करने में इतना डर रही है, कल को मिर्ची खाने वाले ससुराल में शादी हो गई तो कैसे गुजारा होगा। माँ, मुझे मिर्ची खाने वाले खानदान में शादी करके अपने कानों से धुआं नहीं निकलवाना है, तो क्या सारी जिंदगी मायके में कुंवारी बैठी रहेगी। आज मैंने पंडित जी को घर बुलाया है, बता रहे थे तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता देख रखा है। नमस्कार मनोरमा जी। पंडित जी, बड़ी लंबी उम्र है, अभी आपकी ही बातचीत हो रही थी। लड़के की तस्वीर लेके आए हैं? जी बिल्कुल, एकदम अव्वल दर्जे का लड़का देखा है। काफी ज्यादा जमीन जायदाद है, अच्छा खासा घर मकान बनवा रखा है, काफी खेती बाड़ी भी है उनकी। जब लड़के वालों का घर परिवार दोनों अच्छा है तो और क्या चाहिए हमें, ये रिश्ता हमें स्वीकार है। ये हुई ना बात मनोरमा जी, आप तो जल्दी से मोतीचूर के लड्डू खिला दीजिए। वैसे इस महीने में विवाह का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, मेरी मानिए तो चटमंगनी पर ब्याह कर दीजिए बिटिया का, वरना लड़का कहीं हाथ से न निकल जाए। ये पंडित जी मेरी शादी करवाने की ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं मचा रहे, दाल में कुछ तो काला है। कहते हैं ना, इंसान जिस चीज से जितना ज्यादा भागता है नसीब उसे वहीं खींच कर लाती है। गोपी का हरी तीखी मिर्ची से 36 का आंकड़ा था। क्या होगा जब हमारी प्यारी गोपी मिर्ची के खेत वाले ससुराल में शादी करके जाएगी। कुछ ही दिनों में गोपी की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो शादी करके ससुराल में आती है, जो कि हरी मिर्च से भरे हुए खेत के बीचों बीच में बना हुआ था। अरे कांता जी, जल्दी से छोटी बहू का स्वागत करवाइए। हाँ जी, बस आ गई। तभी सास कांता थाली में हरी हरी मिर्च भरकर लाती है और नजर उतारती है। हर टोना टोटका अला बला मेरी बहू के ऊपर से उतर जाए। आजी, तौबा तौबा, देखिए सासू माँ, देवरानी जी को कितनी ज्यादा नजर लगी हुई थी। पिंकी भाभी, नजर तो लगेगी ना, छोटी भाभी दूध से भी ज्यादा गौरी चटोरी हैं। सास ननद जेठानी की बात सुनकर गोपी बोलती जा। जेठानी जी, कोमल मुझे कोई नजर नहीं लगी, मुझे मिर्ची से एलर्जी है, इसीलिए छींक आ गई थी। वैसे आप लोगों ने पूरी जगह में मिर्ची की खेती क्यों उगा रखी है? मिर्ची का व्यापार करते हैं क्या? अरे नहीं बहू, ये तो हमने अपने खाने पीने के लिए लगा रखी है। हम सब लोग तीखी हरी मिर्च बड़ी शौक से खाते हैं। ससुर की बात सुनकर गोपी चक्कर खा जाती है। हे भगवान, ये मिर्ची का खेत तो कितनी दूरी तक फैला हुआ, लगता है मेरे मिर्ची के खेत से भरे ससुराल में सब लोग ज्यादा तीखा खाते हैं। पूरा परिवार आराम करने चला जाता है। अगले दिन गोपी नहाकर रसोई में आती है। आज तो मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। माँ जी, जेठानी जी अभी उठी नहीं है। खैर, खट्टे मीठे पकवान ही तो बनाना होगा, पूछताछ करने की क्या जरूरत है। थोड़ी नमक वाली कचौड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, पुलाव और 1-2 वैरायटी की सब्जी बना लेती हूँ। खाने की लिस्ट सोचकर गोपी राशन ढूंढने लगती है कि कुछ ही देर में सारे डिब्बे दराज छान मार कर देख लिया, राशन का एक दाना नहीं है, क्या बनाऊं। तभी सास जेठानी टोकरी में खेत में से मिर्ची तोड़ कर ले आती है। माँ जी, अब की बार तो खेत में पानी पटाने का डबल फायदा हो गया। देखिए कितनी मोटी मोटी तीखी मिर्च निकली, इसके पकौड़े खाने में क्या मस्त लगेंगे। मिर्ची की पकौड़े की बात सुनकर कांता जीभ चटपटाते हुए बोलती है, बड़ी बहू, तूने तो मेरे मुंह में पानी दिला दिया। गोपी बहू, फटाफट से टोकरी की ताजी मिर्ची के कुरकुरे खस्ता पकौड़े तल दो। देवरानी जी, फ्रिज में दूध की थैली पड़ी हुई है, बड़े पतीले में भरकर चाय बना लेना और बढ़िया से अदरक इलायची कूट कर डालना। पर माँ जी, जेठानी जी, इतनी तगड़ी गर्मी के मौसम में तीखी मिर्ची के पकौड़े खाना सेहत के लिए हानिकारक है। बहू, तू साफ सीधा क्यों नहीं बोलती कि पकौड़े तलने में तुझको भारी पड़ रहा है? हम भारी खान पान भी हजम कर जाते हैं, अब तू बना।
जी माँ जी, पता नहीं कैसे भसड़बाजी खानदान में फंस गई। मुझे क्या, मैं तो ऊपर से और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर पकौड़े तल दूंगी। जब कान से धुआं निकलेगा तो खुद उछलेंगे। आग बबूला होकर गोपी सारी मिर्ची काटती है। कुछ मिर्ची इतनी ज्यादा मोटी और सख्त थी कि बीज उछलकर आंख में लग जाता है। मम्मी, मेरी आंखों में कितनी जोर से मिर्ची लग रही है। तभी चटोरा देवर प्रदीप किचन में पधार जाता है। भाभी, अभी तक आपने मिर्ची के पकौड़े नहीं तले, जल्दी कीजिए। ए भगवान, सबके सब एक नंबर के जीप के चटोरे हैं। लाल पीली गुस्से में सबको मिर्ची के पकौड़े बनाकर वो खिलाती है। अरे वाह चाची, आपने क्या स्पाइसी मिर्ची के पकौड़े बनाए हैं? और दो। मिष्टी, तुम्हें तीखा लग रहा है? देखो तुम्हारी आंख से आंसू आ रहा है। और मत खाओ, मैं परता बना देती हूँ सिंपल। अरे बहू, खाने दे मेरी पोती को, मुझे टोका ताकी पसंद नहीं है। देखते देखते दोपहर का टाइम हो जाता है। इतनी जोर की भूख लगी है, माँ जी से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है। माँ जी, दोपहर का टाइम है, सबके लिए दाल चावल बना दूं? सुनकर सबका मुंह उड़ जाता है। अरे बहू, दाल चावल तो बिल्कुल फीका फीका खाना है, हमें तो तीखा खाना पसंद है। ऐसा कर, तू सबके लिए सिलबट्टे वाली मिर्च की चटनी पीस दे और चूल्हे की रोटी बना ले खेत में ही। ये सुनकर गोपी को तेज गुस्सा चढ़ता है। ये भगवान, कहां से कहां मिर्च के खेत वाले ससुराल को चुनकर मैंने अपनी जिंदगी झंड कर ली है। भरी दोपहरी में गोपी खेत के बीचों बीच में सिलबट्टी की चटनी और चूल्हे की रोटी बनाकर खिलाती है। आहा, आज तो मिर्ची के खेत में मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है पिताजी। खाक हवा चल रही है, मिर्ची की तेज धांस उड़ रही है। खा पी कर सब लोग खिसक लेते हैं। तभी सास, बहू देख, धूप के चलते पेड़ पौधे कैसे मुरझा से गए, मिर्ची के थोड़ा पानी पटा देना। जी माँ। बहू पूरे खेत के पानी पटाने में पसीने पसीने हो जाती है। गरम गरम लू चल रही थी, इसलिए उसे रात में बुखार हो जाता है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है। मिर्ची के खेत वाले ससुराल में गोपी को हमेशा अपने ससुराल वालों की फरमाइश के अनुसार ही खान पान बनाना पड़ता है। कभी मिर्ची के पराठे, मिर्ची की चटनी, सब्जी, अचार, सब कुछ। हे भगवान, ये तीखी मिर्ची वाला खाना खा खा कर मेरे पेट की तो हालत खराब हो गई। आज खिचड़ी बना लेती हूँ। कमजोरी में ही गोपी किचन में जाकर खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल निकालती। तभी दोनों ननद रेशमा कोमल टपक जाती हैं। भाभी, माँ ने ये खेत में से पतली पतली मिर्ची तोड़कर भिजवाई है और कहा है मिर्च की तरीदार सब्जी बना लो। रेशमा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम खुद बना लो। मैं अपने लिए धुली मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। दोनों भड़कते हुए कांता के पास आकर एक के दो जोड़कर आग में घी डालकर बताती हैं, जिससे सास राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। बहू, हम तुझे अपने इतने बड़े मिर्ची के खेत वाले ससुराल में इसीलिए बहू चुनकर लाए थे जो तू खाना बनाने से इनकार करे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल अब सब्जी बना और फिर खेत भी साफ करना है। सास के बर्ताव से बेचारी गोपी की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारी भट्टी जितने तपते रसोई में सब्जी बनाती है। मिर्ची छोटी होने के चलते उंगली कट जाती है। मेरी उंगली। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ इस मिर्ची के खेत वाले खानदान में शादी करके। थकी हालत में खाना खिलाकर बहू चिलचिलाती धूप में जाकर खेत की साफ सफाई करती है। तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। गोपी, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना। अरे माहिर बेटा, तू क्यों इतना घबरा रहा है? गर्मी लग गई होगी। माँ, मुझे तो लग रहा है कि भाभी झूठ मूठ में नखरे कर रही हैं। मैंने डॉक्टर को फोन मिलाया, अभी डॉक्टर साहब आकर खुद ही चेकअप करके बता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर जैसे ही गोपी की खराब हालत को देखते हैं तो सबको खूब जोर से डांटने लगते हैं। आप लोगों को जरा सी भी खबर नहीं है अपनी बहू के बारे में। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। लगता है आपके परिवार वाले मिर्ची का जरूरत से ज्यादा ही सेवन करते हैं। अरे गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज खाई है, मिर्ची खाने से परहेज करिए, वरना बहुत ही भारी पड़ सकता है। डॉक्टर की चेतावनी सुनकर सबका कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके अब खेत की आधे से ज्यादा मिर्ची बेच देते हैं और अब अपने खेत में गर्मी के सीजन की हरी सब्जियां जैसे ककड़ी, खीरा, तोरी, बीन्स उगा लेते हैं, जिससे बहू रोजाना बदल बदल कर सब्जी बनाती है और सब लोग खुशी खुशी खाते हैं। खुशी। भैया, अच्छे से एसी फिट कर दिया ना? कूलिंग अच्छी होगी ना रसोई में? वो क्या है ना, मेरी बेटी को ज्यादा गर्मी में रहने की आदत नहीं है। अरे मैडम, अच्छे से फिक्स कर दिया है, देखो कितनी अच्छी हवा दे रहा है एसी। चलो ये तो अच्छा हुआ, कमरे का भी एसी लग गया है और रसोई का भी। और समझी जी, हमने रसोई में भी इस्तेमाल करने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मंगवा दिए हैं, बाहर हॉल में ही रखे हैं। शाम तक सब कुछ अच्छे से रसोई में सेट करवा दीजिएगा। हमारी बेटी को यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मोहन जी, आप बेफिक्र रहिए। इतने समय से हम एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं।
और आज भगवान की कृपा से एक दूसरे के समधी बनने जा रहे हैं। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, बारात लेकर समय से पहुंच जाइएगा। मोहन और शोभा के वहां से जाते ही सुनिए जी, हमारे होने वाली छोटी बहू के माता पिता कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। कमरे में एसी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने नया एसी लगाया। और भला रसोई में एसी कौन लगवाता है? मनीषा, मोहन भाई साहब की इकलौती बेटी है। तुम तो जानती हो कि मैं 4 साल से उनके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें अपनी मनीषा के लिए हमारा बेटा छोटा वाला पसंद आ गया, वरना कहाँ मिलती है इतनी अमीर घराने की बहू। तुम भी अब ज्यादा मत सोचो, जाकर तैयारी करो, कल हमारी बड़ी और छोटी दोनों बहुएं आने वाली हैं। शोभा मिथिलेश के दोनों बेटे अखिलेश और जतिन की एक साथ शादी हो रही थी। जहां छोटे बेटे अखिलेश की शादी शहर की पढ़ी लिखी अपने पिता के बिजनेस पार्टनर की बेटी मनीषा से होती है, तो वहीं बड़े बेटे जतिन की शादी गांव में रहने वाली सीधी सादी गीता से। अब दोनों ही बहुएं घर के आंगन में खड़ी हैं अपने अपने दहेज के साथ। मनीषा भाभी, आप तो काफी कुछ दहेज में लेकर आई हो। वो तो लेकर आना ही था, इतने अमीर घराने से जो हूँ मैं। और देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, एक नई स्कूटी। मुझे अखिलेश ने बताया था कि तुम्हें काफी टाइम से एक नई स्कूटी चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा ये स्कूटी आपकी है भाभी। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। अमीर देवरानी के लाए हुए दहेज को देखकर सभी काफी खुश हो रहे थे कि तभी बाहर आंगन से एक गाय सीता के पास आती है, जिसे देख सभी काफी डर जाते हैं। ये गाय कहाँ से आ गई? रामू, अरे ओ रामू, जल्दी से गाय को बाहर छोड़ कर आ। नहीं पिताजी, ये गाय मेरी है। मेरे माँ बाप ज्यादा कुछ तो दहेज में दे नहीं पाए। इस थोड़े से सामान के साथ उन्होंने मुझे ये गाय दी है। इसका नाम मोती है। पता है, मोती काफी बढ़िया दूध देती है। इसका ताजा दूध पीकर आप सब लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैंने सुना है कि शहर में दूध में काफी मिलावट होती है, लेकिन मेरी मोती का दूध स्वादिष्ट के साथ साथ ताकत से भरपूर है। गीता, तुम दहेज में गाय लेकर आई हो? वैसे इसका साथी कहाँ है? तुम्हें गाय और बैल दोनों को लेकर आना चाहिए था। माजी, मेरे ख्याल से आपको गार्डन से पार्किंग एरिया हटाकर अब एक तबेला बनवा लेना चाहिए। मनीषा बहू, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तुम अपना शहर के हिसाब से दहेज लेकर आई हो और गीता बहू गाँव के हिसाब से। चलो अब दोनों अंदर आ जाओ। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। दोनों देवरानी जेठानी जब अपनी सास के साथ रसोई में जाती हैं, वाओ, मेरे पापा ने तो रसोई में काफी अच्छी क्वालिटी का एसी लगाया है। कितनी ठंडी हवा दे रहा है। थैंक यू डैड, यू आर बेस्ट। उन्हें मेरा कितना ख्याल है। लेकिन जितना मुझे पता है एसी तो कमरों में होता है, भला रसोई में एसी कौन लगवाता है? ये तुम गांव की रहने वाली कहाँ जानो एसी का सुख। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं गर्मी में खड़े होकर खाना बनाऊं, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी से एक दिन पहले ही मेरे ससुराल में रसोई में एसी लगवाया। और सिर्फ यही नहीं, ये देखो, इंडक्शन ओवन, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर और भी कई तरह के सामान हैं जो मेरे पेरेंट्स लेकर आए थे। माँ जी, ये सारी रसोई तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। गाँव में तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। मैं इस एसी वाली रसोई में खाना नहीं बना सकती। तो गीता बहू, तू कहाँ बनाएगी खाना? माँ जी, मैं बाहर आंगन में चूल्हा बना लेती हूँ, वहाँ आराम से बैठकर मैं खाना बना लूंगी। चलो, लोगों को अपनी औकात तो पता चली। आप जाकर बाहर धूप में खाना बनाओ जेठानी जी। मैं तो चली अपनी इस एसी वाली रसोई में खाना बनाने। सुबह सुबह का वक्त था। गीता जल्दी से आंगन में आती है और आसपास पड़ी ईंट को इकट्ठा करके एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है। अब गीता साथ लाए हुए दहेज में मिर्च, मसाले, बर्तन और थोड़ा बहुत राशन के सामान का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर पहली रसोई के खाने की तैयारी करती है। एक काम करती हूँ, सबके लिए मिक्स वेज, मलाई कोफ्ता, तंदूरी रोटी और जीरे वाली चावल बना लेती हूँ और मीठे में मूंग दाल का हलवा। अब मैं अपनी इस एसी वाली रसोई में क्या बनाऊं? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। एक काम करती हूँ, सबके लिए चीज वाली मैगी बना देती हूँ। मेरी मम्मी पापा को भी मेरे हाथ की चीज मैगी कितनी ज्यादा पसंद थी। जहाँ एक तरफ गरीब जेठानी कड़ी धूप में चूल्हे पर बैठकर सबके लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बना रही थी, तो वहीं एसी वाली रसोई में अमीर देवरानी सबके लिए चीज मैगी बनाती है। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना बनाया हुआ पहली रसोई का खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती हैं। अरे वाह गीता बहू, तुमने तो काफी कुछ बना लिया। चूल्हे पर इतनी कड़ी धूप में बैठकर इतनी जल्दी इतना सब कुछ बनाना काफी मुश्किल था। आप बार बार मनीषा बहू की मैगी को देख रहे हैं। गीता बहू के हाथ की रोटी और सब्जी खाइए। क्या खाना बनाया है मेरी गीता बहू ने। ये सब तो हम रोज खाते रहते हैं, लेकिन मैं तो अपनी मनीषा बहू के हाथ की मैगी ही खाऊंगा।
सच कहें तो मिथिलेश का खुद भी मन मैगी खाने का नहीं था, लेकिन मनीषा को उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी होने की वजह से बेचारे मिथिलेश को अच्छा स्वादिष्ट खाना छोड़कर मैगी खानी पड़ती है। तो वहीं घर के बाकी सदस्य गीता के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और बाद में दोनों बहुओं को पहली रसोई का नेग मिलता है। ऐसे ही पहली रसोई का दिन खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन। मुझे तो लगता था कि गांव में ही गर्मी होती है, लेकिन यहाँ शहर की गर्मी के सामने तो हमारे गांव की गर्मी कुछ नहीं। सारा शरीर जल रहा है धूप में बैठे बैठे। गरीब जेठानी गर्मी से परेशान होते हुए बाहर धूप में चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी गीता जैसे ही चूल्हे पर हाथ से रोटियां पलटने जाती है तो उसका हाथ जल जाता है। मेरे हाथ, पता नहीं ये मैंने चिमटा कहाँ रख दिया। 2 बार हाथ जल गया मेरा। एक काम करती हूँ, गीता की रसोई से चिमटा ले आती हूँ। पसीने से तरबतर गीता जब मनीषा की एसी वाली रसोई में जाती है तो एसी की ठंडी हवा के सामने खड़े होकर पसीना सुखाने लगती है कि तभी मनीषा रसोई में आती है। आपको तो मेरी एसी वाली रसोई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था ना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? छुप छुप कर एसी की हवा खा रही हो। ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए लगवाया है, निकलो यहाँ से। मनीषा, मैं तुम्हारी एसी की हवा खाने के लिए नहीं आई थी, मैं तो बस चिमटा लेने के लिए आई थी। हाँ, अच्छे से जानती हूँ, मैं एसी की हवा खाने के लिए ही आई थी, तुम या चिमटा लेने के लिए। अब निकलो यहाँ से। बेचारी गरीब जेठानी बिना चिमटा लिए ही बाहर आंगन में आती है और अब धूप में बैठकर हाथ जलाते हुए रोटी सेकने लगती है। तो वहीं मनीषा 1 घंटे तक रसोई का एसी चलाकर बस रेल चलाती रहती है। क्या बनाऊं? इतनी सारी वीडियो देख ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, सबके लिए लाइट सैंडविच बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। 3 घंटे रसोई में रहने के बाद मनीषा जब सबके लिए सैंडविच लेकर आती है। 2-3 घंटे से ये सैंडविच बना रही थी? अरे ये तो 10 मिनट में बन जाता है। पूरा दिन तू रसोई में रहती है, इतना भी एसी चलाना ठीक नहीं है। बहू, पता है बिजली का बिल कितना आता है? तो माँ जी, आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है? वो एसी मेरे पापा ने मेरे लिए लगवाया है, और अगर आपसे बिजली का बिल नहीं दिया जाता तो कोई बात नहीं, मेरे पापा ये भी भर देंगे। मनीषा का यह बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन सब मनीषा की इस बदतमीजी को सहते हैं और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मनीषा कई घंटे तक रसोई का एसी चलाकर कभी किसी के लिए बर्गर तो कभी किसी के लिए खाने में सिर्फ शेक बनाकर ले आती। तो वहीं गरीब जेठानी तीनों वक्त तक कड़ी धूप में बैठकर सबके लिए चूल्हे पर स्वादिष्ट पकवान बनाती। ये देखिए पिताजी, आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है, वेज दम बिरयानी। माँ जी बता रही थी आपको ये काफी पसंद है। रुक जाइए पापा जी, आपको जरूरत नहीं है बिरयानी खाने की। आप मेरे हाथ का ये चाइनीज फ्राइड राइस खाकर देखिए, बहुत टेस्टी है। मनीषा के हाथ का खाना 1% भी मिथिलेश को पसंद नहीं था, लेकिन बेचारा बिजनेस पार्टनर होने के नाते मजबूर होकर जहां एक तरफ मनीषा की बदतमीजी सहता तो वहीं उसके हाथ का बेस्वाद खाना भी खाता। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मनीषा सबके लिए अपनी एसी वाली रसोई में चीज रोल बना रही होती है, तो वहीं गीता हर रोज की तरह धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी मिथिलेश गुस्से से तिलमिलाते हुए घर आता है। मिथिलेश की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। तो वहीं मनीषा मिथिलेश के लिए चीज रोल लेकर आती है। पापा जी, आप आ गए? देखिए आज मैंने आपके लिए क्या बनाए हैं, चीज रोल। ले जाओ इस चीज रोल को मेरी आंखों के सामने से। मिथिलेश मनीषा के हाथ में रखी हुई चीज रोल को उठाकर फेंक देता है, जिसे देख मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। मिथिलेश, ये क्या हो गया है आपको? इसके पिता ने मुझे अपने बिजनेस से निकाल दिया, मुझसे मेरी पोस्ट, रुतबा सब कुछ छीन लिया। उसने अब एक नया बिजनेस पार्टनर बना लिया है। सिर्फ उसी की वजह से आज तक मैंने इसकी सारी बदतमीजी सही। रसोई में घंटों तक खड़े होकर एसी चलाकर बेस्वाद खाना बनाती थी। मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब और नहीं। जैसे इसके बाप ने मेरे साथ किया वैसे अब मैं इसके साथ करूंगा। अब ये इस घर में 1 मिनट और नहीं रुक सकती। मिथिलेश मनीषा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है, जिसे देख गीता अपने ससुर का हाथ पकड़ती है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके बिजनेस पार्टनर ने जो आपके साथ किया उसका बदला आप मनीषा से कैसे ले सकते हैं? जरा सोचिए, मनीषा आपकी बहू ना होकर आपकी बेटी होती और उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करते तो कैसा लगता आपको? जिस तरह पूनम आपकी बेटी है उसी तरह मनीषा भी किसी घर की बेटी है, वो जैसी भी है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उसके साथ ये सब करने का। सभी मौजूद लोग गीता की बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसे सुन मिथिलेश को अपनी गलती का एहसास होता है। गीता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मनीषा बहू, मुझे माफ कर देना। गलती तुम्हारे पिता ने की और सजा मैं तुम्हें देने चला था। ये सब देख मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अगले दिन गीता फिर से कड़ी धूप में बाहर आंगन में खाना बना रही होती है कि तभी मनीषा गीता के पास आती है। जेठानी जी, अब आपको कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको अपनी एसी वाली शहरी रसोई का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। अगर कल आप पापा जी को ना समझाती तो मेरा रिश्ता तो कब का टूट जाता। मैंने आज तक आपके साथ जो भी व्यवहार किया
अपनी एसी वाली रसोई को लेकर मुझे माफ कर देना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मनीषा, अब तुम्हें भी अपनी कुछ चीज सुधारनी होंगी। जिस तरह तुम अपने मायके में थी, ठीक उसी तरह ससुराल में रहो। ये जरूरी नहीं है, सभी को थोड़ा तो बदलना ही पड़ता है। गीता की बात सुनकर मनीषा अब रसोई से एसी हटवा देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी मनमुटाव के प्यार से एक दूसरे के साथ खाना बनाती है।